हर दिन जो टीवी या एसी का रिमोट यूज करते हैं उसमें जो उसके अंदर सेल लगा हुआ रहता है, ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है क्या कि डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है? ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी सोर्स कहलाता है ये। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सर? ये देखिए, जनरेटर में जो करंट जनरेट होता है, ये जनरेटर जो सप्लाई करता है करंट, इसी को तो बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। और हमारे घर में जो सप्लाई आता है करंट का पावर प्लांट से, वो भी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ही आता है। तो आज हम लोग इसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। मैं हूँ वेद प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं एवीपी चैनल, जिस चैनल पे आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं हर एक चैप्टर के। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन ही अगर पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले अल्टरनेटिंग करंट, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सारे बुक में अधूरा ही डेफिनेशन लिखा हुआ है। किसी में एक पार्ट लिखा है डेफिनेशन का, तो किसी में दूसरा पार्ट लिख दिया है, कंप्लीट कहीं भी पूरा डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और बुक्स को पढ़ लेंगे, तब आपको उसमें से कॉमन डेफिनेशन आप बना पाएंगे, जो कि मैं आपके लिए पहले से ही बना कर लाया हूँ। तो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, आइए देखते हैं। अल्टरनेटिंग ये वर्ड का मतलब है कि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, रेगुलर समय अंतराल के बाद रिपीट करना किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग। ठीक है, जैसे देखिए रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है बुक में, और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। बुक में सिर्फ ये लिख दिया है कि मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली बदले। जैसे एग्जांपल देखिए, ये डेफिनेशन जो याद किए होंगे कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, उनका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है ऐसा। तो आप सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ये देखिए ऐसे ही मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है ऐसे। तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है सर, तो ये अल्टरनेटिंग नहीं है, जबकि ये अल्टरनेटिंग है। तो मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है, ओनली डायरेक्शन बदलना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप भी नोट कर लीजिए कि डायरेक्शन शुड चेंज पेरियोडिकली। डायरेक्शन कैसे बदलना चाहिए? पेरियोडिकली, रेगुलर इंटरवल के बाद। तो देखिए यहाँ तक एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद ये रिपीट करेगा। तो दो ही बात आपको ख्याल रखना है, कोई भी क्वेश्चन आए डेफिनेशन पे बेस्ड आप आंसर कर पाएंगे कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल के बाद। और दूसरा, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए मतलब क्या है सर? मतलब पहली बार एम्पलीट्यूड इतना हाइट तक था, इतना हाइट तक, तो दूसरी बार भी उतना ही हाइट तक। वो डैम्पिंग नहीं होना चाहिए, वो धीरे धीरे डिक्रीज नहीं होना चाहिए। जैसे कि डैम्पिंग वाला यहाँ पे फिगर है, पहले ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, और मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड नीचे या ऊपर की तरफ, दोनों की तरफ मैग्नीट्यूड उसका जो है वो फिक्स रहे, धीरे धीरे कम नहीं हो मैग्नीट्यूड। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल अगर कर रहा है कोई करंट, तो उसको मैं बोलूँगा कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। दो के अलावा कोई तीसरा कंडीशन नहीं है। याद हो गया ये? ओके सर, समझ गया अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन। तो अल्टरनेटिंग मतलब हो जाता है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना अपने पाथ को, और करंट का मतलब होता है फ्लो। अब यहाँ पे कौन सा करंट होगा? इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है ये, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसको पूरा लिखना चाहिए चैप्टर का नाम। करंट मतलब होता है फ्लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और अल्टरनेटिंग वर्ड लगा दिया है क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है अपने पाथ को। मतलब एक बार किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट, थोड़ा आपको मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो ऐसा होता है ए और बी। तो वो फर्स्ट साइकिल में ए से बी की तरफ फ्लो करता है, इसके लिए ऐसे पॉजिटिव ग्राफ बना देते हैं हम। और बी से ए
सेकेंड हाफ में, एक साइकिल के सेकेंड हाफ में बी से ए की ओर जाता है करंट, और उसके लिए ऐसे निगेटिव हाफ साइकिल बनाया जाता है। निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये नहीं होता है कि करंट कम है। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और बोल दिया कि -10 रुपये हो तो कर्ज हो जाता है। -10 का मतलब होता है कि आप कर्ज में हैं 10 रुपये का, और +10 मतलब आपके पास 10 रुपये हैं। तो यहाँ पे माइनस का मतलब कुछ ऐसा, निगेटिव का मतलब कम या ज़्यादा नहीं है कि +10 एम्पियर ज़्यादा है, -10 एम्पियर करंट कम है, ऐसा नहीं है। -10 एम्पियर का मतलब है कि वो बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा होगा। अगर +10 का मतलब ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है अगर है, तो -10 का मतलब बी से ए की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। समझ गए प्लस माइनस का क्या मतलब है इसी में। तो हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। क्या ये फर्स्ट में बोल रहा है कि वी हैव सो फार कंसीडर्ड डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स एंड सर्किट विथ डीसी सोर्सेज, राइट। अब तक हम लोग जो डीसी करंट वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे उसमें डायरेक्ट करंट के सोर्स के बारे में पढ़ाया गया है। सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, और उससे हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता था, प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ। जैसे बैटरी का ये प्लस है तो हमेशा प्लस से निकल कर और माइनस की ओर जाता था ये करंट, ऐसे, राइट। तो यहाँ मैं ए और बी अगर लिखूँ तो हमेशा करंट क्या ए से बी की तरफ जाता था, कभी बी से ए तो नहीं गया था, हमेशा प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाता था, राइट। These currents do not change direction with time, वही बात बोल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदलता है। But voltages and currents that vary with time are very common, मतलब बदलने वाले करंट जो वोल्टेज या करंट है डायरेक्शन बदलने वाले, वो बहुत कॉमन है, हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आपके घर में फ़ैन चलता है, एसी चलता है, टीवी, सब कुछ में जो सप्लाई जा रहा है वो अल्टरनेटिंग यानी बदलते हुए करंट का तो है। The electric main supply in our homes and offices is a voltage that varies like a sine function. साइन फंक्शन कैसा होता है, ऐसा ग्राफ सांप जैसा होता है, ऐसा ऐसा। तो वो इस तरह से बदलता है, इस तरह से मतलब मैग्नीट्यूड भी बदलता है इसका करंट का, धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर कम होता है कम होता है, फिर जीरो हो जाता है। तो इधर माइनस का मतलब क्या होता है सर, माइनस का मतलब कि ये कम नहीं है, माइनस का मतलब बढ़ ही रहा है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते इतना हुआ, ठीक। मतलब बी से ए की तरफ चलने लगा। पहले ये प्लस वाले में ए से बी जा रहा था, तो ये माइनस का मतलब है बी से ए बढ़ रहा है करंट, फिर इतना बढ़ गया, फिर धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो गया, अब फिर वो डायरेक्शन ए की तरफ अपना कर दिया, मतलब ए से बी ऐसे फ्लो करने लगा करंट। समझ गए बात, ओके। तो ये साइन फंक्शन के जैसा दिखता है इसका ग्राफ बनाने पे, हमारे घरों में जो आता है करंट। सच अ वोल्टेज और करंट, वोल्टेज को बोलेंगे, ऐसे वोल्टेज को बोलेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ऐसे करंट को बोलेंगे जो बदलेगा लगातार डायरेक्शन अपना, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो उसको खाली ए भी लिखना चाहिए था, ए मतलब अल्टरनेटिंग और वी मतलब वोल्टेज, तो वो एसी वोल्टेज ही लिख दिया। ये बहुत फेमस हो गया है, ऐसे सबको यूज करता है एसी वोल्टेज एसी, लेकिन ये वर्ड लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, सही मीनिंग एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। इसमें करंट भी वर्ड आ जा रहा है, वोल्टेज भी आ जा रहा है, तो करंट तो अलग चीज़ है, वोल्टेज अलग चीज़ है, तो इसीलिए ये प्रॉपर इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है इस वर्ड का। लेकिन फिर भी जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलना सब चालू कर दिया, वोल्टेज वोल्टेज की हाई वोल्ट है लो वोल्ट है, लेकिन वो है तो पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट तो यूनिट होता है, यूनिट वो क्वांटिटी थोड़े होता है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है कि हमारे घर में बैटरी है, मान लेते हैं 2 वोल्ट का रिमोट में बैटरी, तो ये वोल्ट तो यूनिट है उसका ना, इस चीज़ को तो आप वोल्टेज नहीं बोल सकते हैं, इसको आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए टर्मिनल के एंड में। लेकिन सब बोलना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग भी चलिए बोल रहे हैं, सब बुक भी वही फॉलो करने लगा। तो एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज आप समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है ये, जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपना बदल रहा है डायरेक्शन, ओके। एंड द करंट ड्रिवन बाय इट इन अ सर्किट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब ये भी वर्ड देखिएगा क्या होगा ना, एसी करंट लिख दिया है यहाँ, एसी करंट,
एसी का फुल फॉर्म खुद अल्टरनेटिंग करंट हो गया, तो ये एसी भी लिख दिया और इधर करंट भी लिख दिया, ये लीजिए। ऐसे कैसे चलेगा, इसका तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम पूरा, तो पढ़ा जाएगा ये अल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ भी करंट लिख दिया है, अल्टरनेटिंग करंट करंट। ये कोई मीनिंग हुआ इस बात का? तो ये प्रचलन में चला आया, सब लोग इसको बोलने लगे, फेमस हो गया, तो इसलिए बुक भी ऐसा लिखने लगा। लेकिन सच में अल्टरनेटिंग करंट अपने आप में ये एसी ही कंप्लीट वर्ड है, 2 बार करंट करंट लिखना नहीं है। तो अब से आप जब भी देखेंगे एसी करंट तो समझिएगा कि वो एक ही बार अल्टरनेटिंग करंट है, ये नहीं कि एसी माने अल्टरनेटिंग करंट और फिर से करंट पढ़ना है। समझ गए बात? तो इसीलिए ये स्टार लगा दिया है कि आप जैसा लिखा हुआ है उसके चक्कर में नहीं रहना है। स्टार लगा के यहाँ क्या लिखता है उसके बारे में कि द फ्रेजेज एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, ये जो वाक्यांश हैं, वाक्य का पार्ट, वो एसी वोल्टेज और एसी करंट आर कंट्राडिक्टरी एंड रिडंडेंट। ये एसी वोल्टेज क्या है, कंट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि एसी में सी करंट है और वी वोल्टेज है, तो ये करंट और वोल्टेज को एक ही वर्ड में कैसे लिख सकता है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी को। तो इसलिए एक एसी वोल्टेज वर्ड कंट्राडिक्टरी है और एसी करंट जो है ना वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब कि परस्पर विरोधी, जरूरी से ज़्यादा इसलिए क्योंकि 2 बार करंट हो जा रहा है इसमें। अल्टरनेटिंग करंट तो हो गया और फिर करंट हो गया, इसलिए हद से ज़्यादा, हद कर दी आपने, हद से ज़्यादा वो यूज कर दिया है करंट। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो एसी वोल्टेज और एसी करंट है कंट्राडिक्टरी है। एसी वोल्टेज क्या है, कंट्राडिक्टरी, और एसी करंट क्या है, रिडंडेंट है, क्योंकि ज़्यादा बार करंट वर्ड यूज कर दिया है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक, सिंस दे मीन लिटरली, क्योंकि उसका मीनिंग जब आप निकालेंगे तो सच में मीनिंग निकल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, पहले का एसी वोल्टेज का, और दूसरे का निकल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि एसी करंट में 2 बार सी आ जा रहा है, करंट और सी भी। स्टिल द abbreviation AC to designate an electrical quantity displaying simple harmonic time dependence has become so universally accepted that we follow others in its use। इतना फेमस हो गया है ये दोनों फ्रेज कि आज भी हम लोग यूज करते हैं वो, लेकिन अंदर ही अंदर बात समझ लेंगे कि क्या है उसका मतलब। फर्दर, वोल्टेज अनदर फ्रेजेज कॉमनली यूज्ड मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये तो वोल्टेज भी ऐसा ही कुछ है, वोल्टेज तो यूनिट होता है वोल्ट, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलना चालू कर दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर आपसे पूछा जाए सच में कि V = IR में ये V क्या है, तो सब बोल देगा लो वोल्टेज है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग बोल बोल के इसको वोल्टेज बना दिए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस = करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऐसे बोलना है। तो ये 3 आप यहाँ पे कीवर्ड सीखे जिसका मीनिंग सच में तो अलग निकल रहा है, लेकिन जो पढ़ लिया है चैप्टर को अच्छे से उसको ही पता चलेगा कि क्या एक्चुअल उसका मीनिंग है। जैसे अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज लिख दिया कोई, तो पूरा इसको आप लिटरली आप इसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, करंट भी और वोल्टेज भी। तो इसके बारे में आपको समझ लेना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है जो समय के साथ बदल रहा है। ठीक, फिर एसी करंट कहीं लिख देगा तो आपको समझना है कि ये सिर्फ करंट की बात कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, ये 2 बार करंट नहीं पढ़ना है। और तीसरी बात हमने ये सीखा कि कहीं पे वोल्टेज लिखा है तो उसको हम क्या समझेंगे, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए, लेकिन वो उसके जगह पर वोल्टेज लिख देता है। समझ गए बात? 3 कीवर्ड याद रखिएगा। पार्ट 2 में हम लोग आ गए हैं। पार्ट 2 में क्या है कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अब जैसे डीसी वोल्टेज सोर्स होता था उसके लिए यहाँ पे इसके जगह पर ऐसा रहता था, एक बड़ा सा लाइन, एक छोटा लाइन, और ऐसे करंट चला जाता था। ठीक है, आगे रजिस्टर ऐसे होता था। लेकिन ये डीसी सोर्स के लिए ये सिंबल है, एसी सोर्स के लिए ऐसे सिंबल बनाया गया है, एक ऐसे साइन का फंक्शन का ग्राफ के जैसा बना दिया जाता है। समझ गए बात? ओके सर, समझ गए। अब इसका कितना ईएमएफ होता है वो समय के साथ बदल रहा है और साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चूँकि ये चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका इक्वेशन अब लिखना पड़ेगा आपको। ईएमएफ या अगर वोल्टेज इसको आप लिखेंगे
तो ऐसा होता है V इक्वल टू VM मतलब मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू, ऐसे सबसे ज़्यादा कब कितना फ्लो किया वो उसका एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू, और साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा क्या है, टी क्या है, सब आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। V है किसी भी इंस्टेंट का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, अब हम यूज करेंगे हम लोग भी, ठीक। तो ऐसा ग्राफ होता है साइनोसॉइडल। तो अभी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम लें तो यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है। तो किसी भी इंस्टेंट का वोल्टेज ये है भी इंस्टेंटेनियस, और टी है कोई भी टाइम, जिस टाइम को आप पुट करेंगे यहाँ उसी टाइम का वोल्टेज मिलेगा आपको। और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, कि वो कितने समय के बाद रिपीट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, टाइम पे। वो क्या होता है 2 बाई ये टाइम पीरियड कर देंगे ना, 2 बाई टाइम पीरियड, कि ये कितने समय में ये कंप्लीट किया वन अपना कंप्लीट पाथ, मतलब माइनस से प्लस की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ, या ऐसे कहें कि ए से बी करंट फ्लो करना है और उसमें एसी सोर्स लगा है, तो इधर से करंट चालू हुआ और ए से बी करंट ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ा, फिर ज़ीरो हो गया, फिर बी से ए की तरफ, बी की तरफ बढ़ा मैक्सिमम हुआ, फिर ज़ीरो हो गया। तो इतने को वन साइकिल बोलेंगे। तो वन साइकिल कंप्लीट हो गया तो कितना समय लगा, उस टाइम को यहाँ डिवाइड कर दीजिए 2 पाई/t से, तो इससे जो क्वांटिटी मिलेगा उसको ओमेगा बोलते हैं। अब ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसी को सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं ओमेगा को, क्योंकि यहाँ सर्कल में कोई घूम नहीं रहा है, ये तो पाथ कंप्लीट कर रहा है अपना। इसीलिए 2 पाई/T को यहाँ एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलना है, भूलना नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ओके इसका समझ गया मैं कि VM साइन ओमेगा टी मुझे हमेशा लिख देना है, जहाँ भी ऐसी सोर्स दिखा उसका बेसिक इक्वेशन ऐसा लिख देना है मुझे। अब ये एक रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, मतलब कभी A से B जा रहा है और कभी B से A की तरफ भी जाएगा कुछ देर के बाद। तो हम लोग को पता है कि किरचॉफ्स लॉ से कि ये जितना वोल्टेज सप्लाई करेगा ये उतना ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये सब तो कनेक्टिंग वायर है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो इसने वोल्ट कितना सप्लाई किया था, VM साइन ओमेगा टी। तो ये रेजिस्टेंस भी कितना कंज्यूम करेगा, तो जितना भी करंट होगा सर इसमें इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ओम्स लॉ बोला है कि वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। तो इससे करंट का वैल्यू क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस इधर डिवाइड हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू देखिए आ गया VM में रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया, तो VM/R साइन ओमेगा टी एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर दिया इसने। अब वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस को लिखा हुआ रहता है IM, मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू, और ये साइन ओमेगा टी में ओमेगा वही है जो किसका था, वोल्टेज बदलने का एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, राइट। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना होगा हम लोगों को कि वोल्टेज और करंट का क्या क्या इक्वेशन है। आइए कंपेयर करते हैं। वोल्टेज का इक्वेशन था ये वाला VM साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या हो गया है, करंट का इक्वेशन हो गया है ये वाला इक्वेशन IM साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे वोल्टेज का वैल्यू जितना भी है वो IM में कुछ, IM जो बना है ना वो VM में डिवाइड होके बना है, और हम मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, ऐसा मान के ये सब पूरा चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अगर रेजिस्टेंस लेस देन 1 हुआ तो करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग खैर इस चैप्टर में पूरा माना हुआ है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वोल्टेज में R डिवाइड कर दिए तो ओबियसली I का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि कुछ डिवाइड हो गया है डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों का ग्राफ बनाना होता है। तो Y एक्सिस पे पहले वोल्टेज के लिए मैं बना रहा हूँ और X एक्सिस पे ओमेगा टी रख दिया। तो साइन्यूसॉइडल ग्राफ होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, VM होगा, तो ये VM तक ऊपर चढ़ाई करेगा ग्राफ, ऐसे चढ़ेगा, फिर ढलान में नीचे आएगा, ऐसे 0 होगा, पाई पे 0 हो जाता है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, फिर निगेटिव में ऐसे आएगा यहाँ पे, और 2 पाई पे वापस 0 हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये किसका ग्राफ हुआ, वोल्टेज। करंट का ग्राफ ये थोड़ा नीचे क्यों ड्रॉ किया है सर, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि करंट के लिए रेजिस्टेंस यहाँ डिवाइड हो गया है, तो कुछ तो कम आएगा रेजिस्टेंस वोल्टेज से, तो इसलिए इसको नीचे थोड़ा उससे बनाया है। लेकिन दोनों साइन्यूसॉइडल है, इसका भी साइन ओमेगा टी, इसका भी साइन ओमेगा टी,
मतलब ये टी जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। एक साथ दोनों ज़ीरो हो रहे हैं, क्या बात है। तो एक साथ दोनों ग्राफ को जीरो कराएंगे तो एक साथ मैक्सिमम भी दोनों अटेंड कर रहा है और उल्टे डायरेक्शन में भी अपने मैक्सिमा को दोनों एक ही जगह अटेंड कर रहा है और वापस ज़ीरो पे दोनों एक जगह आ गया। तो ये ग्राफ हो गया वोल्टेज और करंट का, समझ गए। चूँकि वोल्टेज और करंट बोल रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग माने साथ साथ एक साथ जीरो होंगे, एक साथ मैक्सिमा दोनों अटेंड करेंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि द वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज विथ ईच अदर, दे आर इन सेम फेज, ऐसा बोल सकते हैं हम। एक बार और एक बात और है कि एवरेज, अगर आपसे पूछा है कि एक साइकिल में एवरेज करंट क्या हुआ, तो ज़ीरो बोलना है एक करंट, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है और साइन का आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, साइन ओमेगा टी का आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है, इसका एवरेज वैल्यू वन साइकिल में ज़ीरो आता है। अभी आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या क्या एवरेज होता है। साइन का एवरेज वैल्यू जीरो होगा वन साइकिल में, कॉस का भी एवरेज वैल्यू जीरो होगा, साइन स्क्वायर थीटा या ओमेगा टी रहेगा तो उसका एवरेज वैल्यू हाफ होगा, कॉस ओमेगा टी अगर रहेगा तो इसका एवरेज वैल्यू हाफ होगा, समझ गए। कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में हाफ, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में हाफ, साइन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में ज़ीरो, कॉस का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में ज़ीरो। साइन का या कॉस का एवरेज वैल्यू खाली हाफ साइकिल में कितना होगा सर, मतलब इतने दूर में हाफ साइकिल में, फुल साइकिल में नहीं चाहिए। तो साइन का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में होता है 2/पाई। कॉस का भी वैल्यू हाफ साइकिल में अगर पूछेगा हाफ साइकिल में तो ये भी लिखना है 2/पाई, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे इन्होंने बताया है पावर के बारे में। P इक्वल टू होता है I²R। I का वैल्यू क्या था, IM साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर करना है चूँकि, तो IM का भी स्क्वायर हो गया और साइन का भी स्क्वायर हो गया, और R बेचारा स्क्वायर नहीं हो पाया क्योंकि खाली I का स्क्वायर था, तो R अकेले रह गया बेचारा, ठीक है। तो पावर का एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं हम लोग, एवरेज पावर, तो I²R का एवरेज वैल्यू, तो I²R तो ये बेचारा बाहर आ जाएगा, IM फिक्स है कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या मैंने बताया था पिछले पेज में, हाफ, तो इसका वैल्यू हाफ हो गया। तो सबका एवरेज वैल्यू क्या हो गया, I²R तो बाहर आ गया एवरेज से क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर का हाफ हो गया, तो कुल मिला के एवरेज वैल्यू आया IM²R, ये एज इट इज़, और साइन स्क्वायर के बदले में 1/2 लिख दिए। तो अगर रजिस्टर में आप AC सोर्स लगा दिए हैं तो एवरेज पावर कंजम्पशन इतना होता है, IM²R डिवाइडेड बाई 2, इतना एवरेज पावर कंज्यूम होता है। इस पेज में इन्होंने जो मैं पिछले पेज में आपको बता चुका हूँ वही बताया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन ये सब है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और एक एवरेज वैल्यू उन्होंने दिया है कि कॉस कुछ भी एंगल यहाँ हो जाए, वन कंप्लीट साइकिल में जीरो एवरेज वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ आएगा। ये सब पिछले पेज में हम लोग कर चुके हैं। तो एवरेज पावर कंजम्पशन इस पेज में हमने किया कि अगर रजिस्टर में AC सोर्स कनेक्टेड है तो वो रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा। अब एक जादू यहाँ पे है, देखिए अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में पावर का फॉर्मूला ऐसा पढ़े थे कि अल्टरनेटिंग में ऐसे पढ़े थे पावर का फॉर्मूला कि I²R खाली हो जाता था, जबकि यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला आ गया IM²R/2 आ गया। तो R तो बिल्कुल यहाँ था, तो यहाँ भी पुराना वाला फॉर्मूला जैसा आया हमारा, लेकिन पुराने फॉर्मूला में I² था और यहाँ IM²/2 हो गया, ठीक। तो ये IM²/2 जो है ना, IM²/2 उसको खाली I² होना चाहिए था। तो इस AC को DC के इक्विवेलेंट हमको कंपेयर करना है कि हम DC जैसा अगर पावर लिखें तो कितना हमको लिखना चाहिए करंट। तो I का वैल्यू क्या होगा, ये रूट हो जाएगा इधर जाके, तो ये IM और ये 2 में रूट लगा के √2 कर देगा, तो ये I आया। तो इस I को RMS वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो अगर आप I² R जो DC में लिखते थे, पावर इन DC,
पावर इन एसी लिखना चाहते हैं तो आपको इस आई के जगह पर लिखना पड़ेगा Im/√2 का स्क्वायर आर, तब जाकर ये वापस फार्मूला आ जाएगा जो यहाँ पे डेरिवेशन से आया है, क्योंकि इसको स्क्वायर आप करेंगे तो मिल जाएगा ना आपको Im²/2 × R। देखिए सेम मिल गया इसके जैसा। तो एसी डीसी में जो करंट है एसी में उसके जगह पर Im/√2 है, तो इस Im/√2 को बोलते हैं कि ये डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी है, और इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो एसी का आरएमएस वैल्यू क्या होता है कि वो कितने डीसी के इक्विवेलेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग सेम हीटिंग इफेक्ट। इसी बात को कुमार सानू की आवाज़ में सुनिए क्या है। ये तो किताबी बात लिख दिया, लेकिन इसके बिहाइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक बकेट है और उसमें वाटर हीटर ऐसे रखा हुआ है, तो इस वाटर हीटर को आप डीसी सोर्स से जोड़ें, और उतना ही उसी बकेट में सेम साइज़ का बकेट है दूसरा आपके पास, सेम एकदम बनाना है मुझे एग्जैक्टली, और इसमें भी उतना ही पानी भरा हुआ है जितना पहले था, लेकिन इस बार वाटर हीटर में एसी सोर्स लगा दिया गया है, एसी। ठीक, तो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि हम ये 1 घंटे तक चलाए, 1 आवर तक चलाए, तो पानी का टेम्परेचर जो था वो ठंडा के दिनों में 10 डिग्री पे था, और वो 10 डिग्री से बढ़कर और मान लेते हैं 20 डिग्री हो गया। ठीक, 1 घंटा हम ये चलाए एसी सोर्स। एसी सोर्स कैसा होता है? एसी सोर्स साइनूसॉइडल बदलते रहता है, जैसे V = V0 sin ω/t। इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदलने लगता है ये। तो ये डीसी बैटरी, ये जो डीसी बैटरी लगाया जाएगा यहाँ, वो कितने वोल्ट का लगाएं, कितने वोल्ट का लगाएं हम ये, ताकि वो 10 डिग्री से 20 डिग्री ही टेम्परेचर करे। तो अगर आप यहाँ Vm लगाए हैं तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? तो Vm या V0 मैक्सिमम वैल्यू /√2 इतने के बराबर आप लगाते हैं जब, तब ये डीसी सोर्स सेम हीट प्रोड्यूस करता है। डीसी सोर्स क्या करता है? सेम हीट प्रोड्यूस। जैसे एक नंबर लेकर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है V = 20√2 sin ω/t, ऐसा अप्लाई किया है आपने वोल्टेज, तो ये 1 घंटे में 1 kg पानी मान लीजिए है, या 1 लीटर पानी है, उसको 1 घंटे में जितना गर्म करेगा, अगर आप इधर 20√2 इसका जो पीक वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड करना होता है, तो 20√2 डिवाइडेड बाई √2 कट गया 20। तो 20 वोल्ट डीसी सोर्स अगर आप सप्लाई दे देंगे इसको, 20 वोल्ट का कौन सा सोर्स? डीसी सोर्स, तो ये उतना ही हीट प्रोवाइड करेगा उसको और उतना ही पानी को गर्म करेगा। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो गया? इस एसी का इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं, कि आप बदलता हुआ करंट, ऐसा करंट भेजे इसमें, तो जैसा हीट प्रोड्यूस किया, एक कांस्टेंट करंट को आप भेजेंगे तो वही हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना डीसी सोर्स की ज़रूरत है, दैट डीसी सोर्स इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, राइट। अब आरएमएस का फुल फॉर्म वैसे होता है रूट मीन स्क्वायर। तो कहीं VRMS है तो इसका मतलब है कि डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर? फिर यहाँ इन्होंने ग्राफ बनाया है आरएमएस का। ये आई जो लिखा हुआ है इन्होंने, यही IRMS, आप इसको लिख दीजिए IRMS। रूट मीन स्क्वायर करंट का वैल्यू क्या है? थोड़ा कम है पीक वैल्यू से। कितना कम है? तो मैक्सिमम वैल्यू में √2 डिवाइड करना पड़ा है, तो √2 डिवाइड करने पे 0.707 IM आता है। तो ये करंट यहाँ तक जा रहा है ऊपर तक, लेकिन ये आरएमएस वैल्यू जो है ना वो यहाँ फिक्स हो जाएगा, उससे थोड़ा कम, पीक वैल्यू से थोड़ा कम। कितना कम? तो 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ हो गया। ये डीसी इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट आरएमएस वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अल्टरनेटिंग करंट ऐसे बदलेगा, कम होगा कम होगा कम होगा, फिर यहाँ तक जाएगा। फिर ये तो आगे का कहानी पता ही है अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये ग्राफ किसका हो गया? IRMS का, जो सीधा लाइन है, सीधा लाइन इसमें है
और जो सांप जैसा है कर्व साइनोसॉइडल जैसा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी इंस्टेंट पे करंट का। I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ हो गया ये कर्व लाइन। फिर यहाँ पे सब एवरेज वैल्यू निकालना सिखाया गया है कि किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं सर। तो वो फंक्शन अगर टाइम का है तो वो फंक्शन जो भी टाइम का है वो फंक्शन लिख दीजिए dt और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम नीचे। सिंपल है, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल कैसे मिलता है, v dt। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया से ही तो मिलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। या अगर v का इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से, इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया निकालना होता है, तो vt ग्राफ का एरिया ही तो टोटल डिस्टेंस देता है स्पीड टाइम ग्राफ का, और नीचे टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्वांटिटी क्या देता है, टोटल डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में क्या देगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से क्या मिलता है, एवरेज मिलता है, एवरेज स्पीड, राइट। तो अब हम समझ गए कि अच्छा जिसका एवरेज बोलेगा ना उसी को टाइम के, या जो फंक्शन अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और नीचे टाइम। ओहो, तो एवरेज एक्सेलरेशन बोलेगा तो क्या ए डी टी बाई डी टी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसे कर देंगे। तो एवरेज किसी चीज़ का पूछेगा तो ऐसे ही करना है आपको। अगर एवरेज यहाँ अमिताभ बच्चन कर दे, अमिताभ, तो ए डी टी करके यहाँ डी टी कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऐसे, तो एवरेज वैल्यू ऑफ मिल जाएगा। जिसका भी एवरेज पूछेगा ऐसे कर देंगे। ए ऋतिक पूछेगा कि ऋतिक का एवरेज बताइए क्या है, तो ए जो भी यहाँ पे है उसको डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और नीचे डी टी इंटीग्रेशन, तो इसका एवरेज मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने cos 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 से टाइम पीरियड तक निकाला है। आप भी इंटीग्रेशन करके निकालें तो इसका वैल्यू, अभी तो पिछले बार हम याद भी कर लिए थे 2 पेज पीछे कि cos का एवरेज 0 आता है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे 0। ये साइन रहता ना तो भी 0 आता, साइन का भी क्या होता है, साइन थीटा लिख दे या 2 ओमेगा टी लिख दे या 5 ओमेगा टी, कुछ भी लिख दे। साइन का पावर 2 नहीं लगा है, सिंपल लीनियर है, साइन है, तो इसका एवरेज 0 ही आने वाला है। साइन का भी 0, कॉस का भी 0। अब रूट मीन स्क्वायर जो था ना आरएमएस, वो क्या होता है, तो किसी के स्क्वायर का एवरेज निकालना होता है। जैसे करंट का रूट मीन स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो करंट के स्क्वायर का एवरेज निकाल दीजिए, करंट के स्क्वायर का एवरेज निकाल के और उसको रूट लगा दीजिए ऐसे, तो यही हो जाएगा कि करंट का आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, किसी का स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जिसका भी एवरेज बोलते हैं सर उसको dt के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर देते हैं और नीचे dt, तो अगर आई स्क्वायर का एवरेज पूछेंगे तो आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में और नीचे dt कर देने से एवरेज मिल जाएगा, और उसको बाद में ऐसे रूट में लगा दूंगा तो ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करना है किसी चीज़ का, फिर मीन माने उसका एवरेज निकालना है और लास्ट में उसमें क्या लगा देना है, रूट, तो उसका मिल जाता है आरएमएस वैल्यू। जैसे यहाँ करेंट का आई का स्क्वायर किया पहले इन्होंने और उसका फिर मीन निकाला, देखिए स्क्वायर कर दिया और फिर मीन निकालने को ऊपर बार ऐसे लिख दिया जाता है, मीन निकाला और फिर रूट लगा दिया, ठीक। तो ओके, समझ गए। अभी सर करंट का इक्वेशन पिछले पेज में आप बताए थे कि आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा आया था रेजिस्टर के थ्रू, क्या आया था, आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। और साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। तो देखिएगा आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये करंट का था इक्वेशन, तो करंट का स्क्वायर हमको करना है तो ये आ जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका एवरेज निकालना है गुरुजी, तो आई एम का स्क्वायर आई एम स्क्वायर ही रहेगा और साइन स्क्वायर का आप बोले थे कि हाफ हो जाता है एवरेज वैल्यू, तो हाफ कर दिए, और इसका रूट भी लगाना है क्या, तब तो आरएमएस मिलेगा, तो रूट लगा दिए। तो अब ये मुझे करंट का आरएमएस वैल्यू दे दिया, आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला हो गया, आई एम स्क्वायर बाई रूट टू, देखिए आई एम स्क्वायर बाई रूट टू हो गया, और 1/√2 आता है 0.707, तो ये 0.707 आई एम आ गया, IRMS। क्लियर हो गया बात, ओके। पिछले पेज में इन्होंने जो एवरेज निकाला था पावर का एवरेज वैल्यू आई एम स्क्वायर R/2, तो इसमें
आप Im² के जगह पर आप इसको DC इक्विवेलेंट, यानी DC वाला फॉर्मूला क्या होता था, I² R सिर्फ होता था, तो ये I कौन सा I रखेंगे, RMS वैल्यू रखेंगे। समझ गए बात। सिमिलरली RMS वोल्टेज और इफेक्टिव वोल्टेज, RMS को इफेक्टिव भी बोलते हैं। अगर वोल्टेज की बात आएगी तो V = VM/√2 लिख देंगे। करंट क्या था, करंट का RMS वैल्यू क्या था, तो मैक्सिमम करंट /√2, और वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या था, तो मैक्सिमम वोल्टेज /√2, दोनों लिख सकते हैं आप। अब एक बार मुझे DC इक्विवेलेंट पता चल गया कि AC का DC इक्विवेलेंट हमको पता करना होगा ना, तो हम मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो Vmax वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का मैक्सिमम वैल्यू इंटू रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों साइड में √2 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिए। अब ये बन गया Vrms और ये बन गया Irms, तो Vrms = Irms इंटू R। अब ये RMS नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है ओम्स लॉ जो V = IR था करंट में, अभी ये वोल्टेज में RMS वोल्टेज है, ये RMS करंट लिखना है, क्योंकि DC के जैसा तो RMS वैल्यू ही है, राइट। अब हमारे घर में AC सप्लाई जो आता है वो लिखा रहता है कि 220 वोल्ट है, लेकिन वो 220 वोल्ट उसका RMS वैल्यू रहता है। इस चक्कर में मत रखिएगा कि 220 का ही आता है, 220 उसका RMS वैल्यू है। पीक वैल्यू निकालने के लिए √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पीक वैल्यू 311 है, यानी हमारे घर में जो आता है ना करंट ऐसे, उसका 211 यहीं तक है, 220 ये यहाँ तक जाता है, 311 वोल्ट तक होता है, 220 तो उसका RMS वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है। समझ गए बात। अब एक सीक्रेट बताते हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए। जब भी क्वेश्चन में आपको पता नहीं चले कि वो RMS दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ऐसा अगर पता नहीं चले आपको, तो आपको RMS वैल्यू मानना है। क्वेश्चन में अगर सिर्फ दे दिया कि वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो आपको समझना है कि वो RMS वोल्टेज है, मैक्सिमम नहीं समझना है। क्लियर है। आइए ये न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये NCERT का कि अ लाइट बल्ब इज़ रेटेड एट 100 वाट। ठीक है, पावर दे दिया है इन्होंने, पावर 100 वाट का है, फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। तो ये 220 ये क्या है, RMS समझेंगे ना, ये सब RMS। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, तो रेजिस्टेंस निकालने में क्या है, R = V²/P। DC करंट वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े हैं, तो 220 का स्क्वायर रख दिए और 100 यहाँ रख दिए, तो आराम से रेजिस्टेंस मिल गया बल्ब का। दूसरा पूछा है कि पीक वोल्टेज, RMS पता है तो पीक निकाल सकते हैं, क्योंकि पीक का फॉर्मूला होता है √2 × RMS। RMS वोल्टेज 220 था, तो इसको 220 लगा दीजिए, तो √2 × 220 क्या होगा, 311 हो जाएगा। समझ गए बात। तीसरा क्या पूछा है कि RMS करंट बताइए, तो करंट का वैल्यू होता है पावर बाय वोल्टेज, P = VI ऐसे होता है, VI, तो I = क्या होगा, V डिवाइड हो जाएगा। तो P दिया था 100 वाट, 100 लिख दिए, और वोल्टेज दिया है 220, तो 220 लिखे। अब चूंकि ये हम RMS 220 लिखे हैं, पीक तो 311 था, तो RMS यहाँ लिखेंगे वैल्यू, तो ये भी RMS मिलेगा, तो करंट, ये कौन सा करंट मिला, RMS करंट मिल गया। समझ गए बात। रजिस्टर के थ्रू AC अप्लाइड का लास्ट पार्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट एंड AC वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर, जिसको फेज़र बोलते हैं। ये फेज़र क्या होता है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो कौन से ओवर में कितना रन बना, इसको बताने के लिए ग्राफ बनाया जाता है, पाई चार्ट बनाया जाता है। जैसे कि इसको ग्राफ बोलेंगे, इन दोनों में ये चीज़, इसको बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ क्यों बनाया जाता है, इस ग्राफ देख के हम किसी के नेचर के बारे में आराम से बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या चेंज हो रहा है। इस ग्राफ को देख के कोई भी बता देगा कि वोल्टेज साइन के जैसा बदल रहा है, कभी बढ़ रहा है, बढ़ के मैक्सिमम हो रहा है, घटते घटते जीरो हो रहा है, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर उल्टे डायरेक्शन में ही घटते घटते जीरो हुआ। करंट उससे नीचे है तो बता सकते हैं करंट का वैल्यू वोल्टेज से क्या आएगा, कम आएगा। ग्राफ से ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो किसी चीज़ का वेरिएशन का एनालिसिस करने का एक ही तरीका नहीं है, ग्राफ, पाई चार्ट भी है, सर्कल में भी बनाते हैं। सर्कल में ऐसा कि इंडिया में कितना पॉपुलेशन कौन से
रिलीजन का है, हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, क्रिश्चियन कितना है। तो ऐसे इसको देख के आसानी से बता देते हैं। इसी को लिखना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। और ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो आराम से लिख देंगे 80%, 30%, 20%, 10%, इसको देखते ही सब बता देगा आराम से। तो वैसे ही एसी पढ़ने समय ये फेजर डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, एक तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या हो रहा है, ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फेजर भी एक मेथड है जो कि रिप्रेजेंट कर सकता है। ये फेजर एसएचएम चैप्टर में भी आया था, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के साथ साथ एसएचएम में भी आएगा, वेव ऑप्टिक्स में, वेव में, जो भी साइनूसॉइडल जैसा बदल रहा है उस सब जगह ये आ जाएगा। तो कैसे बनाते हैं सर इसको, एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो आप एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन खींच देंगे ऐसे, एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ, और एक्स की तरफ 0 डिग्री एंगल मानेंगे। कितना डिग्री एंगल मानेंगे? 0 डिग्री। अब करंट का इक्वेशन क्या था याद कीजिए, Im साइन ओमेगा टी था, और वोल्टेज का इक्वेशन था Vm साइन वही ओमेगा टी था, राइट। तो साइन के सामने एंगल क्या है? ओमेगा टी। तो आप ओमेगा टी यहाँ से एक्स एक्सिस को 0 माने थे ना, यहाँ से ओमेगा टी आगे चलकर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ऐसे एरो दे दीजिए, और इसका लेंथ हम लोग सच में वोल्टेज जितना है, वोल्टेज की पीक वैल्यू उसके इतना लेंथ रखेंगे, उसके इतना। जैसे अगर 2 साइन ओमेगा टी था तो 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका लेंथ। क्लियर? अच्छा, 2 लेंथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब करंट में मान लेते हैं 1 साइन ओमेगा टी है, तो करंट वाले के लिए अच्छा दोनों का एंगल सेम है, ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी है, तो दोनों एक ही के ऊपर एक हो जाएगा। करंट थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि करंट की वैल्यू कम है कि नहीं। अगर इसमें साइन के सामने ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री हो जाता, वोल्टेज में खाली ओमेगा टी रहता और करंट में ओमेगा टी प्लस 30, तो करंट वाले का और 30 डिग्री उधर जाकर इधर बनाते हैं हम, लेकिन दोनों का ओमेगा टी ही है, दोनों का ओमेगा टी ही है, तो दोनों को एक ही के ऊपर एक बना दिया है। वोल्टेज थोड़ा लंबा बनाया है और करंट वाला थोड़ा छोटा बनाया है, और इसका प्रोजेक्शन इधर ले लेंगे, किधर की तरफ? इधर, क्योंकि इधर से ओमेगा टी है तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस की तरफ आता है वो वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, और वाई की तरफ क्या जाता है? साइन कंपोनेंट। कॉस की तरफ ओमेगा टी एंगल बनाया है, तो अगर ये वी है तो वी कॉस ओमेगा टी इधर होगा, और वाई की तरफ क्या हो जाएगा? वी साइन ओमेगा टी। वाह, ओके, समझ गए सर। तो यानी कि ये वोल्टेज को आप ये एरो से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, पीक वैल्यू को, और इसका एक वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं। तो ये जो लंबाई आया यहाँ से यहाँ, यही मेरा वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, Vm साइन ओमेगा टी। T1 ये लिखा है, आप टी भी लिख सकते हैं। वैसे ही करंट का लाइन इतना है तो इसका वाई पे प्रोजेक्शन करेंगे तो इतना लंबा लाइन आएगा, तो यही लाइन का लेंथ रिप्रेजेंट करेगा Im साइन ओमेगा टी, यानी कि करंट का जनरल इक्वेशन, किसी भी इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम ग्राफ भी समझ गए और फेजर डायग्राम बनाना भी सीख लिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग AC अप्लाइड टू एन इंडक्टर करने वाले हैं। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप सीख लीजिएगा ताकि आगे का लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आए।